एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने मदर और फादर को ढूंढ रही होती है और अब वो एक लड़के की हालत खराब देखती है और बोलती है कि बिग ब्रदर और उसके पास जाने लगती है कि तभी उसके पेट में एक तलवार आकर लगती है। अब वो लड़की नीचे गिरने लगती है और बोलती है कि मुझे बचाओ और तभी हमें दिखाया जाता है कि शू सपने से जाग जाता है। शू बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मदर फादर और काना, मुझे अभी भी तुम लोग याद हो। अब शू अपनी फैमिली फोटो देखने लगता है तो देखता है कि उसमें किसारा ने अपनी फोटो भी चिपका दी है। अब शू उसे हटाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये हट क्यों नहीं रही। अब हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी एक कोर लेकर भाग रहा होता है और अब उस आदमी के पीछे गार्ड आ रहे होते हैं जिनको ऑर्डर मिला होता है कि किसी भी हालत में उस कोर को हासिल करना है। अब वो गार्ड उस आदमी के बाजू में गोली मार देते हैं जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है और उसका फोन बजने लगता है। उस फोन से आवाज आती है कि इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा था कि ये मिशन कोई इंसान नहीं कर सकता। अब वो आदमी बोलता है कि मुझे बचाओ, तो फोन से आवाज आती है कि उस दिन जो कॉन्ट्रैक्ट था मैं तुम्हें बता रहा था। तभी वो आदमी बोलता है कि मुझे सबसे ताकतवर वाला दो और उसके बाद वहाँ पर लाइट चमकने लगती है। अब हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा होता है। किसारा बोलती है कि ये बहुत ही अजीब है कि पूरे शहर में लाइट नहीं है। शू बोलता है कि शायद पूरा शहर ही हमारी तरह रहने की आदत डाल रहा है। किसारा बोलती है कि ऐसा लगता है कि ट्रेन भी नहीं चल रही, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। तभी शू के दरवाजे पर एक लेटर आता है और शू उसे पढ़कर बोलता है कि लगता नहीं तुम्हारे पास स्कूल जाने का टाइम होगा। अब हमें शहर में एक कैटरपिलर दिखाया जाता है और अब मेयर के साथ मीटिंग में एक आदमी बोलता है कि हयातो अत्सुनी ये नॉर्थ प्लांट का एक वर्कर है, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये वर्कर तो 3 साल पहले ही मारा जा चुका है, जिसका सीधा सा मतलब जाता है कि ये दूसरी कंट्री का कोई स्पाई है। और अब पिंक ड्रेस वाली लड़की बोलती है कि क्या ये हमारी ऑर्गेनियम को रिफाइन करने वाली टेक्नोलॉजी के पीछे है। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है। तो मेयर बोलता है कि इसका क्या मतलब है। वो लड़की बोलती है कि फादर, जैसा कि आपको पता है कि बैरन सिटी इसलिए बनाई गई थी ताकि ऑर्गेनियम को माइन और रिसर्च किया जा सके, ताकि वो अगली जनरेशन का एनर्जी रिसोर्स बन सके। मेयर बोलता है कि ओह वो तो मेरा उस दिन की स्पीच में भी था। मेयर की लड़की बोलती है कि ऑर्गेनियम रिलेटेड टेक्नोलॉजी इस सिटी का इम्पोर्टेंट सीक्रेट है जिसके पीछे बहुत सारे देश पड़े हुए हैं। पिछले 5 सालों में लगभग 30 से भी ज्यादा स्पाई हमारे देश में भेजे जा चुके हैं। मेयर बोलता है कि है ये सब कब हुआ। दूसरी लड़की बोलती है कि इन्हीं सब स्पाई के चक्कर में ये मैस क्रिएट हुआ और ये डीमंस आ गया। और अब आगे हम बात कर रहे थे कि हम इसके साथ कैसे डील करेंगे। चीफ बोलता है कि जब हम इस कैलिबर के डीमंस की बात करें तब हम मीडिया को सिर्फ पुलिस के भरोसे चुप नहीं करवा सकते। लड़की बोलती है कि अच्छा, डायरेक्टर जनरल ने यही ऑर्डर तुमको देने को कहा था। दूसरी लड़की बोलती है कि ठीक है, वैसे भी तब तक कुछ भी शुरू नहीं होता जब तक कि हम शुरू ना करें। तो पहली लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं पर्सनली दिखाती हूँ कि सिटी लेवल का कवर अप किस तरह करते हैं। मेयर बोलता है कि अच्छा तो मैं क्या करूँ। लड़कियां बोलती है कि आपके ऑर्डर के बिना तो कोई भी डिपार्टमेंट काम ही नहीं करता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। ओके फादर। और अब चीफ मेयर को एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए देता है ताकि सभी ऑर्डर पास हो सके। अब हमें शू अयानो के साथ पार्क में दिखाया जाता है। अयानो बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पार्क में बुलाने का एफर्ट कैसे कर लिया। शू बोलता है कि वेल मेरे आसपास कहीं भी लाइट ही नहीं है। अयानो बोलती है तो क्या यहाँ की कंपनी ये सब मैटर नहीं देखती। शू बोलता है कि ओल्ड टाउन पे बहुत सारे गरीब रहते हैं जिस वजह से वहाँ लाइट जाती रहती है, गरीब होना भी पाप ही है। अयानो बोलते है कि बस हो गई तुम्हारी बातें, बताओ यहाँ पर क्यों बुलाया था। मैं अपना काम छोड़कर जल्दबाजी में यहाँ पर आई हूँ। शू बोलता है लेकिन इस तरह के आउटफिट में तुम कैसा काम कर रही थी। अयानो बोलती है कि इस प्लेस की वजह से मुझे इस तरह के कपड़े बदलने पड़े। शू बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। अयानो बोलती है कि बस हो गई छोटी मोटी बातें, बताओ क्यों बुलाया है। शू कैटरपिलर की फोटो दिखाकर बोलता है कि ये रैंक बी है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन ये काफी धीरे चलता है, इसलिए मैं और किसारा इसे संभाल लेंगे। अयानो बोलती है क्या तुम इस कैटरपिलर का शिकार करोगे। शू एक और फोटो दिखाकर बोलता है कि इसे देखो, ये बिल्कुल कैसीनो की तरह है, इसलिए ये मेरा शिकार है। अयानो पूछती है कि ये सब कहाँ पर हो रहा है। शू बोलता है कि मैंने सुना है ये सब आज सुबह नॉर्थ प्लांट के पास हुआ है और इसके लिए ऑक्शन भी 1 घंटे में लगभग रखी जाने वाली है। अयानो बोलती है कि इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्हारी जैसी छोटी कंपनी के पास कैसे आ गई। शू बोलता है कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्हें डीमंस के एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम है। अयानो बोलते है कि शू तुम्हें इसका मतलब सच में पता है ना। शू बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि वो किसारा की पावर को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अयानो बोलती है कि तुम ये जानते हो लेकिन फिर भी। शू बोलता है कि मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस आदमी की जरूरत है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो प्लीज अपने बॉस को जाकर बता दो कि मैं इस जॉब को लेने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अयानो बोलती है कि पहले इन्फॉर्मेशन लीक, फिर कोल्यूजन, एक बेईमान काम के बाद दूसरा। शू बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो अयानो, तुम्हें हर चीज के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन मेरा भरोसा करो, मैंने कभी भी तुम्हारी उम्मीदें नहीं तोड़ी। अयानो सोचकर बोलते है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम डेटिंग पार्टी पर गए थे और तुमने मुझे उसके बाद ये भी नहीं बताया कि वो $3000 वेस्ट हो गए। उसके बाद मेरे बर्थडे पर तुम मेरे घर भी नहीं आए, मुझे बिना बताए तुमने मेरी कंपनी छोड़ दी और उसके बाद तुमने उस डीमन गर्ल को अपना पार्टनर भी बना लिया। और उसके अलावा ये सुनकर शू बोलता है कि अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बार धोखा दिया है। तभी हमें साइड में किसारा दिखाई जाती है जो उन दोनों को देख रही होती है। अब हमें ऑक्शन का सीन दिखाया
दिखाया जाता है जिसमें फिर से शू की कंपनी बिड को जीत जाती है। अब बाकी के ऑक्शनर बोलते हैं कि तुम मजाक कर रहे हो, ये बी क्लास केस है, इसमें लगभग $5 लाख का खर्चा तो आएगा ही। अब अयानो की मदर ऑक्शनर के कान में कुछ बोलती है। उसके बाद ऑक्शनर बोलता है कि 1 मिनट सब हमारी बात सुनो, ये जो अभी ऑक्शन खत्म हुआ इसे हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हमें एक नई जानकारी मिली है। अब वे कैटरपिलर की इमेज दिखाकर बोलते हैं कि अभी हमें नई इमेज है जो 11 बजे मिली और ये इमेज हमें जेडी कंपनी ने प्रोवाइड की है। अब ऑक्शनर बोलता है कि नॉर्थ प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनियम कोर था जिसे इसने खा लिया है और ये एनर्जी कोर पूरे शहर को 1 हफ्ते तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सकता था। इस वजह से हमें वो कोर हर हालत में चाहिए, इसलिए हम उस टारगेट को मारने नहीं दे सकते। ठीक है, इन नई शर्तों के साथ बिड को फिर से शुरू किया जाए। शू बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इन एडिशनल शर्तों को भी मानता हूँ और मेरी बिड अभी भी सेम रहेगी। ये सुनकर बाकी के ऑक्शनर बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि तुम उस चीज को जिंदा पकड़ लोगे इतने कम प्राइस में। और अब शू इस बात का उन्हें जवाब नहीं दे पाता। अब अयानो की मदर की कंपनी वाले बोलते हैं कि ये कैटरपिलर तो जरा भी नहीं हिल रहा। अयानो की मदर बोलती है कि फिर तो ये काम हमारे लिए और आसान होने वाला है। अब दूसरी तरफ माइल्स एक आदमी को बोलता है कि हमने 1 किलोमीटर तक एरिया खाली कर दिया है और तुम वैसे ये क्या देख रहे हो। वो आदमी बोलता है कि मैं उस ऑक्शन की डिटेल पढ़ रहा था, इस शू नाम के आदमी के साथ तुम काफी टाइम तक रहे हो ना। माइल्स बोलता है कि बचपन में इसके साथ बहुत बुरी चीजें हुई थी, मैंने 1 साल तक इसकी देखभाल की थी। वो आदमी बोलता है कि और अब ये शहर का सबसे ताकतवर डीमन को खत्म करने वाला और इकलौता डीमन यूजर है। माइल्स बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो कि जो कुछ भी इसके बचपन में हुआ था ये सब उसकी वजह से ही है। वो आदमी बोलता है कि वेल, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, बल्कि ये आदमी तो इस शहर का हीरो है क्योंकि बिना इस आदमी के हम इस शहर को कब का खो देते। माइल्स बोलता है कि हाँ, पुलिस तो वैसे भी यूजलेस है डीमंस को मारने के मामले में, और वो सब इसलिए क्योंकि दूसरे देशों ने हैवी वेपन्स एक्ट लगा दिया हमारे ऊपर, और हाँ, इसी वजह से तो ये आदमी और उसकी पार्टनर इस शहर में पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। वो आदमी बोलता है कि इतना ताकतवर होने के बाद भी सब ब्यूरोक्रेट्स इसे बिडिंग से अलग रख रहे हैं। माइल्स बोलता है कि भले ही जहर को काट सकता है लेकिन जहर तो फिर भी जहर है ना। अब हमें अयानो और उसकी टीम डीमन के सामने दिखाई जाती है और अब अयानो की टीम उस डीमन को फ्रीज करने लग जाती है और अब उसके बाद उसे रस्सी से खींचने लगते हैं। माइल्स बताता है कि शू 2 साल पहले उस डीमन लड़की को लाया था और यहाँ पर आते ही उसने गवर्नमेंट के साथ डीमन को खत्म करने के काम के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। वो बोलता है कि उनके लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा ना। माइल्स बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट ने उन्हें सबसे ताकतवर 1 लाख डीमन हजार्ड की हिस्ट्री में रखा था और उसके बाद उन्हें खत्म करने के लिए ऑक्शन रखा गया, लेकिन कोई भी कंपनी उन्हें खत्म नहीं कर पाई और गवर्नमेंट समझ गई कि वो लोग उन्हें नहीं हरा सकते। और अब तभी वो देखते हैं कि उस कैटरपिलर के पास बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके अंदर से एक तितली बाहर निकलती है और अब तितली सब पर हमला करने लगती है। हेडक्वार्टर में लोग बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। अयानो की मदर अकीनो बोलती है कि अब हम अगला मूव क्या कर सकते हैं, उस एक्स्ट्रा यूनिट का क्या हुआ। तो साथ वाला आदमी बोलता है कि हम उसे डिप्लॉय नहीं कर सकते, हम पहले ही उधारी में हैं। अब अकीरा पीछे वाले आदमी को बोलती है कि क्या हम एक्स्ट्रा बजट पास नहीं कर सकते। तो आदमी बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं ऑन द स्पॉट फैसला नहीं ले सकता। अभी उसे शू का कॉल आता है और वो अयानो और उसकी टीम को बोलती है कि 5 मिनट तक संभाल के रखो। अब शू अकीनो को बोलता है कि लगता है तुम्हारे लोग मुसीबत में है। अकीनो बोलती है कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। अकीनो बोलता है कि 1 मिनट रुको तो सही। दूसरी तरफ हमें अयानो और तितली की फाइट दिखाई जाती है, लेकिन उस तितली पर कुछ भी असर नहीं होता और वो तितली अयानो पर हमला करने लगती है। अयानो उससे बच जाती है, लेकिन वो तितली वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचा देती है। शू अकीनो को बोलता है कि मुझे लगा था तुम मेरा बचाव करोगी। अकीनो बोलती है कि मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये सब तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से हुआ है और अब जब तुमने सोसाइटी को ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है तो तुम्हें ये सब ईमानदारी के साथ फेस करना होगा। शू बोलता है कि मुझे इन सब के साथ क्यों डील करना पड़ रहा है, ना ही इनके पास कोई पावर है ना ही कोई डिटर्मिनेशन। तीनों बोलते हैं कि खैर छोड़ो, अयानो की स्क्वाड वापस नहीं हटने वाली, लेकिन वो ज्यादा देर टिक भी नहीं सकती, हमें अभी कुछ करना होगा। ऐसा बोलकर वो फोन काट देती है। तभी किसारा शू को पीछे से गले लगा लेती है। शू बोलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लगता है हमें पूरी ताकत लगानी होगी। किसारा बोलती है तो अच्छा, तुम मुझे कहाँ पर देने वाले हो। शू बोलता है कि शायद मैंने 3 सालों से कुछ भी टच नहीं किया। किसारा हैरान होकर बोलती है कि 3 साल। शू बोलता है कि 1 महीना नहीं, ये काफी कम है, 3 महीने कैसे रहेंगे। किसारा बोलती है कि तुम्हें पता है ना तब क्या हुआ था। शू बोलता है कि हाँ, शायद अब से मुझे याद ना रहे। किसारा बोलती है कि उस टाइम तुमने उसके साथ रहना शुरू किया था ना। शू बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने मकसद को पूरा करना है। किसारा बोलती है कि तुम्हारा मकसद क्या है, अपनी फैमिली को वापस लाना या फिर उन डीमंस को खत्म करना या इसके अलावा इस लड़की को इस सिचुएशन से बचाना। किसारा बोलते है कि शू, क्या तुम्हें याद है कि अयानो ने उसने जो ड्रेस पहनी थी वही ड्रेस उसने पहली डेट के टाइम भी पहनी थी। शू अच्छा बोलता है। किसारा बोलती है कि तुम्हें याद नहीं क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी याददाश्त। इतना बोलते ही शू किसारा को किस कर लेता है। किसारा बोलते है कि तुम सबसे बुरे लड़के हो, उस लड़की को तुम इतना प्यार करते हो, उसे बचाने के लिए तुम अपनी याददाश्त भी मिटाने के लिए तैयार हो। शू बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सबसे बुरा लड़का हूँ। किसारा, मेरी सारी मेमोरीज को खत्म कर दो और उन्हें अपनी पावर में बदल दो। ऐसा बोलकर वो किस करने लगते हैं और किसारा की पावर बढ़ने लगती है। अब हमें अयानो की हालत खराब दिखाई जाती है कि तभी उसके ऊपर
ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन बीच में किसारा आ जाती है। अयानो बोलती है कि तुम बीच में, किसारा बोलती है कि बीच में आ गई या आ जाती हूँ, या डिसाइड कर लो। अब किसारा मॉन्स्टर के हमले से बचते हुए बहुत तेजी से